सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट केम इन जेईई एडवांस्ड 2019। और 2019 का जो एडवांस था उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस थे फ्रॉम ऑल टॉपिक्स एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव एंड इट इज़ जस्ट द राइट डिफ़िकल्टी। और इस क्वेश्चन को करने से EMI और इन पर्टिकुलर मोशनल EMF के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बिल्ड होंगे। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और इफ़ यू वांट टू देन यू कैन रिवाइज योर मोशनल EMF टॉपिक बिफोर यू गो फॉर दिस क्वेश्चन सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व इट। और जब आप रिवाइज करके आएंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो योर कॉन्फिडेंस विल रियली इम्प्रूव। So you can pause the video over here, give the question a good shot, और now let's move into the solution. तो हमें given है कि so we are given that there is a parabolic shaped wire. तो ये एक बस इतना सा वायर है और इसको हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। सो कांस्टेंट वेलोसिटी से हम पकड़ के इसको मूव करा रहे हैं in the plus x direction with the velocity v0। और t इक्वल टू 0 पे ये इनिशियली मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो लिखा हुआ है पैराबोलिक शेप का वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इनिशियली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब t इक्वल टू 0 पे ये इस पोजीशन पे, और उसके बाद ये जो लोअर एंड है दैट इज़ मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एंड दिस द होल वायर इज़ बेसिकली मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। तो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर इन द प्लस जेड डायरेक्शन। प्लस जेड डायरेक्शन इस फिगर में आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन होगी, और उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है विच वेरीज विद द वाई कोऑर्डिनेट। सो मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद द वाई कोऑर्डिनेट हियर। सो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो मोशनल EMF निकालना है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच इज़ द मोशनल EMF। कि अगर हम एक कंडक्टिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, राइट, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है विच इज़ नोन एज मोशनल EMF। तो हमें उसका मैग्नीट्यूड बताना है। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन फर्स्ट कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हमारी अप्रोच डिफरेंट होती है, राइट। सो डेल्टा फाई पूछ रहे हैं, मतलब उस इमोशनल EMF पूछ रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अगर वायर इज़ रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर y इक्वल टू एक्स, राइट, और उसकी लेंथ √2l है, तो क्या EMF सेम रहेगा। और फिर फोर्थ चीज़ जो पूछ रहे हैं वो है कि मोशनल EMF इज़ प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन द y एक्सिस। सो मोशनल EMF इन जनरल कैसे निकालते हैं। सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद दिस रिजल्ट दैट across a conductor, across 2 points on a conductor, the motional EMF is an integral of v cross b dot dl. It's a line integral. So line integral क्या होता है, जैसे b dot dl होता है, e dot dl होता है। e dot dl निकालते थे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, b dot dl निकालते थे एम्पियर्स लॉ में। तो ये भी एक तरीके का लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एक वेक्टर लिया हमने, तो v क्रॉस भी एक वेक्टर है। जैसे e डॉट डी एल में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता था, ऐसे यहाँ पे v क्रॉस भी एक वेक्टर है। और एक पाथ चूज़ किया, तो एक वेक्टर लिया, एक पाथ चूज़ किया, और उस पाथ के अलॉन्ग मूव करते करते उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते लेते डीएल वेक्टर्स के साथ। और डीएल वेक्टर कहाँ पॉइंट करेंगे, डीएल वेक्टर इज़ अ इनफाइनाइटेसिमल वेक्टर विच ऑलवेज पॉइंट्स टेंजेंशियल टू द पाथ। तो अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाले हैं, राइट, तो डीएल वेक्टर मतलब अगर हम यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, तो डीएल वेक्टर विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे हैं तो डीएल वेक्टर विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। बेसिकली हम उस पाथ के लॉन्ग मूव करते जा रहे हैं, उस वायर के लॉन्ग मूव करते जा रहे हैं, एंड आवर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन एवरी स्टेप इज द वेक्टर डीएल इज डिनोटेड इन जनरल बाय डीएल। और जैसे जैसे हम वायर के अलॉन्ग मूव करते जा रहे हैं तो डीएल चेंज होता जा रहा है हर स्टेप पे, राइट। तो जब हम पूरे वायर के अक्रॉस ये इंटीग्रल कर लेंगे, राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, राइट। सो
ऑन द वायर v भी चेंज हो रहा हो सकता है, b भी चेंज हो रहा हो सकता है. तो इन सब क्वांटिटीज़ की वैल्यू पहले इंटीग्रल में रखनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि हमें इंटीग्रल कैसे निकालना है, राइट. तो आज जनरल स्ट्रैटेजी ऑफ कैलकुलेटिंग मोशन ईएमएफ इज कि पहले v क्रॉस b निकाल लो. b का फंक्शन अगर गिवन है, v का फंक्शन गिवन है, तो v क्रॉस b निकाल लो. और यहाँ पे तो हमें फंक्शन गिवन है तो v क्रॉस b निकाल लो और dl वेक्टर लिख लो और फिर देख लो कि इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो v इज़ दिस, b इज़ दिस. सो क्रॉस प्रोडक्ट लेके आ गया कि दिस इज़ द v क्रॉस b वेक्टर एंड इट पॉइंट्स इन माइनस j, माइनस y डायरेक्शन. ठीक है, ये सबको आना चाहिए, बहुत ईजी है. फिर dl वेक्टर इन जनरल क्या होता है, dx i कैप प्लस dy j कैप, राइट. अब इसमें ऑब्वियसली अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो पाथ को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा. और पाथ को हम कैसे इंक्लूड करेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट. तो ये इस तरह के लाइन इंटीग्रल्स आपने वर्क एनर्जी के चैप्टर में किए होंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए होंगे कि कोई डिफाइंड पाथ हमें गिवन होता है, उसके अलावा हमें लाइन इंटीग्रल निकालना होता है. तो लाइन इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, उस पाथ को लाइन इंटीग्रल में लेके आना पड़ता है. इन द सेंस कि इंटीग्रल को कैसे पता चलेगा कि तुम उस पाथ के अलॉन्ग जा रहे हो. अभी तो तुमने डीएल वेक्टर डाल दिया. डीएल वेक्टर तो एक जनरल dx i कैप प्लस dy j कैप होता है. इस डीएल वेक्टर का क्या मतलब है कि आप जब भी डीएल अमाउंट से मूव करोगे तो कुछ x में मूव करोगे, कुछ y में मूव करोगे इन जनरल. अब किसी स्टेप के लिए डीएल में x वाला पार्ट ज़ीरो भी हो सकता है कि अगर आप प्योरली y में मूव कर रहे हो. अगर ये वायर y डायरेक्शन के अलॉन्ग होता then you would be moving purely along the y direction, and in that case dx would be 0, like you're not moving in the x direction, so dx is 0. so this is in general. जब आप इसमें पाथ की कंडीशंस इंक्लूड कर देते हो dl में और इनफैक्ट इस वाले पार्ट में भी, तब वो कंप्लीट होता है. दैट इज़ व्हेन द इंटीग्रल कम्स टू नो कि आप इस पाथ के लॉन्ग जा रहे हो. तो हर पाथ के लॉन्ग इंटीग्रल डिफरेंट हो सकता है. सो हमने इंटीग्रल को लिखा v क्रॉस b, यहाँ पे डाल दिया हमने बस सिंपली, और डॉट प्रोडक्ट लिया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे इससे पहले मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ कि इन दिस इंटीग्रल व्हेन वी गो फ्रॉम o टू p, तो हमारे कुछ लिमिट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट o और p है. हम ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं. सो वी विल गेट द फाइनल पोटेंशियल माइनस द इनिशियल पोटेंशियल, राइट. सो ये साइन याद रखना बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ई डॉट डी एल करते हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर आता है, राइट. इनफैक्ट हम वही कर रहे हैं यहाँ पे कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, यहाँ पे वो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ इंड्यूस्ड inside this wire, right, because of the separation of charges. So इसमें the mechanism of this motional EMF is that due to the magnetic force acting on the charges, they get separated, right. कि P पे पॉजिटिव चार्जेस चले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे एक्चुअली उल्टा होगा क्योंकि V क्रॉस B नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है. V क्रॉस B इज द फोर्स, Q इंटू V क्रॉस B इज द फोर्स ऑन द चार्जेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो क्योंकि फोर्स माइनस वाई डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्जेस विल गो टू द ओरिजिन वाला एंड एंड नेगेटिव चार्जेस विल गो टू पी, एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर, राइट. इनफैक्ट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पे, क्योंकि द वायर इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो सिंपल सा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा. बट इन जनरल ऐसा होगा कि electric field, there will be an electric field set up in the wire, right, and that electric field will be such that it will exactly, तो क्या होगा कि जब हमने वायर को मूव करना शुरू करा तो the magnetic field will apply certain force on the this Q into V cross B force on the charges. The charges will move around. Due to the movement of the charges, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल अपीयर. क्योंकि चार्जेस अब सेपरेट हो गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. पहले वायर कंप्लीटली न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था. देयर विल अपीयर एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड
द चार्जेस विल ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स, कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगने लगेगी, पहले सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी स्टार्टिंग में। और फिर क्या होगा कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा थोड़ी देर में, वेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस क्यू वी क्रॉस बी के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो हम ये लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज एग्जैक्टली द नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस बी। तो हम अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ओ से पी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते तो हम इंटीग्रल करते वी पी माइनस वी ओ या फाई पी माइनस फाई ओ, पोटेंशियल ऑफ पी माइनस पोटेंशियल ऑफ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एल, और ई की जगह माइनस वी क्रॉस बी डाल देंगे तो वो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इसका ओरिजिन क्या है इस फॉर्मूले का। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली द नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस बी एंड देयरफॉर वी कैलकुलेटेड बाय दिस इंटीग्रल। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि वी क्रॉस बी भी नॉन यूनिफॉर्म है, वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लाइन इंटीग्रल निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो दिस इंटीग्रल कम्स आउट टू बी दिस इन दिस केस। और देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वी क्रॉस बी डॉट डी एल का, सो द डी एक्स पार्ट विल डिसअपियर बिकॉज वी क्रॉस बी ओनली हैज़ अ जे कंपोनेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया वी क्रॉस बी और डी एल का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो डी एल के अंदर मतलब डी एल हमने ये डाला है इन जनरल। अभी हमने पाथ का इन्फॉर्मेशन भी नहीं डाला है, पाथ का इन्फॉर्मेशन अभी हमने नहीं डाला है, हमने यूज़ नहीं किया है वो फैक्ट अभी तक। तो हमने ये चीज़ तो वैसे ही आ गई, डॉट प्रोडक्ट लेके ही आ गई। और इस इंटीग्रल को देख के अब पता चल रहा है कि पाथ का इन्फॉर्मेशन डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल में कोई एक्स वाला पार्ट तो है ही नहीं, एक्स वाला पार्ट तो वैसे ही हट गया, क्योंकि वी क्रॉस बी था ही नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, उसका एक्स कंपोनेंट था ही नहीं, वी क्रॉस बी वाई डायरेक्शन में ही था। तो एसेंशियली ऐसा हो गया कि जब आप डी एल से डॉट लेंगे वी क्रॉस बी का, क्योंकि वी क्रॉस बी सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, तो डी एल का भी सिर्फ वाई वाला पार्ट ही मैटर करेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। एक्स वाला पार्ट तो ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि वी क्रॉस बी का एक्स वाला पार्ट ज़ीरो है। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है जिसको भी आप याद रख सकते हो कि वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में अगर वायर की लेंथ को प्रोजेक्ट कर दें, राइट, तो उसके प्रोपोर्शनल ईएमएफ आता है। और मतलब इंटीग्रल आपको उसी डायरेक्शन में करना है, बस जिस डायरेक्शन में वी क्रॉस बी है उसी डायरेक्शन में आपको इंटीग्रल करना है। और अगर फॉर एग्जांपल वायर उसके परपेंडिकुलर होता, वायर अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता तो फिर ईएमएफ ज़ीरो हो जाता, क्योंकि जब आप ये इंटीग्रल करने जाओगे तो इसमें अभी भी वायर के एंड्स के बीच में ही हमें इंटीग्रल करना है। तो अगर वायर के एंड्स के बीच में कर रहे हैं और वायर के दोनों एंड्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन भी ना होता या कर्व्ड भी होता, अगर वायर मान लो ऐसे सेमी सर्कल होता कि यहाँ से शुरू होकर एक्स एक्सिस पे फिर से ख़त्म हो जाता, तब भी ईएमएफ ज़ीरो होता बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। सो इन शॉर्ट द ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन व्हाट इज देयर सेपरेशन अलॉन्ग द एक्सिस, जिस एक्सिस के अलॉन्ग वी क्रॉस बी है। मतलब वी क्रॉस बी जिस डायरेक्शन में है उसको ही अगर एक एक्सिस मान ले तो उस एक्सिस के अलॉन्ग जो वायर के एंड्स का सेपरेशन है, मतलब वायर के एंड्स का जो सेपरेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसी पर डिपेंड करेगा ईएमएफ। तो हम देखते हैं आगे इंटीग्रल, ये सब इन्फॉर्मेशन इंटीग्रल से आ जाएगी डायरेक्टली कि जब हम वाई के अलॉन्ग ही अब इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि वी क्रॉस बी वाई के अलॉन्ग था इसीलिए, राइट। तो ये चीज़ें याद भी रख सकते हो शॉर्टकट के तौर पे, बट दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट इन द एंड आई थिंक यू शुड ऑलवेज परफॉर्म द इंटीग्रल एंड यू शुड प्रैक्टिस परफॉर्मिंग द इंटीग्रल। और उस इंटीग्रल को परफॉर्म करते करते, बार बार करते करते, यू विल नोटिस द पैटर्न एंड योर ब्रेन विल अंडरस्टैंड कि क्या पैटर्न्स हैं।
एंड क्योंकि क्वेश्चन इन जनरल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन था, तो इसमें इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल इंटीग्रल करने से ही आंसर आ रहा है, इंटीग्रल करके ही, लिख के ही इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो अब इसमें हम बीटा इक्वल टू 0 डाल देंगे. बीटा इक्वल टू 0 से वी गेट दिस आंसर एंड बीटा इक्वल टू 2 से वी गेट दिस आंसर. सो इट्स जस्ट अ सिंपल इंटीग्रेशन. आई थिंक यू कैन ऑल डू दिस इंटीग्रल वेरी वेल. एंड देर इज़ अ नेगेटिव साइन विच कम्स ड्यू टू द, ये माइनस जे में था, तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, वैसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते थे कि पी हायर पोटेंशियल पे होगा या जीरो, ये ओरिजिन हायर पोटेंशियल पे होगा. सो ओरिजिन इज एट द हायर पोटेंशियल ओवर हियर, राइट. तो ए और बी ऑप्शंस कवर्ड हो गए हैं. अब पूछा है कि अगर इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दें, पैराबोलिक वायर को रिप्लेस कर दें स्ट्रेट वायर से, तो क्या होगा. तो लिखा हुआ है इनिशियली लेंथ √2L, मतलब इनिशियली y इक्वल टू एक्स और लेंथ वायर की लेंथ √2L है. तो मतलब अब अगेन जो y डायमेंशन है वायर का वो तो L ही रहेगा, क्योंकि टोटल लेंथ √2L है और y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग है, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग है जो 45 डिग्रीज एंगल बनाती है दोनों एक्सिस के साथ, y इक्वल टू एक्स, उसके अलॉन्ग एक वायर है हमारा √2L लेंथ का. तो कुछ ऐसा वायर होगा, उसकी x एक्सिस पे प्रोजेक्शन भी L होगा और y एक्सिस पे प्रोजेक्शन भी L होगा. तो प्रैक्टिकली बिल्कुल सेम सिचुएशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में तो हमने वायर की शेप को डाला ही नहीं था, हमने तो ये फैक्ट यूज ही नहीं किया कि ये पैराबोलिक वायर है, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं. हमने तो बस 0 से L तक इंटीग्रल किया वायर डायरेक्शन में. और 0 से L क्यों किया, क्योंकि वायर के एंड्स ऐसे थे कि वो y इक्वल टू 0 पे एक एंड था और y इक्वल टू L पे एक एंड था. वायर के एंड्स का x कोऑर्डिनेट क्या था उससे कोई मतलब नहीं है. 0 से L, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू L के बीच में किसी भी शेप का वायर बना दो, उसमें सेम EMF होगा, सेम EMF होगा. अंदर जो प्रोसेसेस चल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की वो डिफरेंट होंगी, मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग कुछ कुछ चल रहा होगा, बट जो टोटल इंटीग्रल आएगा वो सेम आएगा दोनों केसेस में. तो अगर मैं 0 से L के बीच में कुछ इस शेप का वायर बना देता और उसको मूव करना शुरू करा देता, तो एग्जैक्टली सेम EMF आता. या सेमी सर्कुलर बना देता, कुछ और बना देता, इलिप्टिकल बना देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ऑफ द वायर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L. वायर को ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब L से 2L के बीच में होता पैराबोलिक वायर, उसको मूव करने लगते, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, फील्ड सेम रहना चाहिए, मतलब बाकी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी चीज़ें चेंज करेंगे तो v क्रॉस b चेंज हो जाएगा. और ये y डायरेक्शन में हम जो लेंथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, y डायरेक्शन की लेंथ इसलिए मैटर कर रही है क्योंकि v क्रॉस b y डायरेक्शन में है. तो ये कंसेप्ट हमें समझ में आया कि v क्रॉस b की जो डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में जो वायर के एंड्स का सेपरेशन होता है वो मैटर करता है. और उसके प्रोपोर्शनल भी आ जाता है EMF, ये भी देख सकते हैं कि उसके प्रोपोर्शनल भी आ जाता है, राइट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. डी ऑप्शन इज डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन द y एक्सिस. वही बात बोल रहे हैं हम. यहाँ से सिंपली भी देख सकते हैं कि L के प्रोपोर्शनल है, वो लेंथ L है तो L के प्रोपोर्शनल है, हम वही बोल रहे हैं अभी. सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. फिर एक इसमें छोटा सा एडिशन और करके देख सकते हैं कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता, कुछ फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल तो बहुत ही इजी आ गया कि मतलब है भी इंटीग्रल y डायरेक्शन में था, मतलब और फंक्शन भी y का था, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि फील्ड को x का फंक्शन बना दिया. डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, तो v क्रॉस b भी सेम डायरेक्शन में आएगा. हमारा प्रीवियस डिस्कशन अभी भी वर्क करेगा कि हम y डायरेक्शन में ही लेंथ मैटर करेगी, बट मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो x पर डिपेंड करा दिया मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बदल दिया, बट v क्रॉस b की डायरेक्शन अभी भी सेम है. तो अब बस ये डिफरेंस आ गया क्योंकि फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है,
तो अब हमें वायर की शेप को यूज़ करना पड़ेगा. सो दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस. तो ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया. जो क्वेश्चन एडवांस में आया था वो फिर भी काफ़ी इजी था. उससे थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव डिपेंडेड ऑन एक्स तो फिर वायर की शेप भी मैटर करेगी. और अगर सर्कुलर वायर है तो कुछ और आंसर आएगा, पैराबोलिक वायर है तो कुछ और आंसर आएगा. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अब एक्स पे डिपेंड कर रहा है. इंटीग्रल तो आपका वाई डायरेक्शन में है, बट एक्स वाली चीज़ें भी मैटर करनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन एक्स पे डिपेंड करे. तो अब हमने शेप को यूज़ कर लिया कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था पैराबोलिक शेप, और उसको एक्स को यहाँ रिप्लेस कर दिया. जैसे हम नॉर्मली लाइन इंटीग्रल्स में जब भी पाथ की इन्फॉर्मेशन को डालते हैं तो इसी तरह डालते हैं. पाथ की इन्फॉर्मेशन डालने से द इंटीग्रल बिकम्स अ प्योर इंटीग्रल इन वाई एंड देन वी कैन इवैल्यूएट इट. तो उसके बाद हम कर सकते हैं बीटा की कोई भी वैल्यू गिवन हो उसके लिए हम कर सकते हैं. So I hope you learned some good concepts and I hope you also will try this question on your own. अगर आपको अभी समझ आया है, नहीं भी आया है तो सोल्यूशन दोबारा देख के समझ लीजिए and definitely try this question again on your own. Maybe 2 days later. अभी भी एक बार फिर से कर सकते हैं, उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद फिर से कर सकते हैं. So when you repetitively practice the new concepts that you have learned, only then those concepts will go into your long-term memory. So I hope you enjoy your studies and you enjoy your physics. Thanks for watching and bye.